मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़की केसी बेल्डन को जो कि जॉगिंग कर रही होती है। केसी को रास्ते में एक बच्चे का हैंड ग्लव मिलता है और उसको पास में ही एक अजीब सा बच्चा खड़ा दिखाई देता है। साथ ही एक मास्क डॉग दिखाई देता है। केसी उस डॉग का पीछा करती है और एक जगह पर पहुंचती है जहां पर जमीन में दफन एक बॉटल उसको मिलती है जिसमें एक अनबॉर्न बच्चे की डेड बॉडी थी। अब सीन शिफ्ट होता है और केसी अपनी फ्रेंड रोमी से बात कर रही होती है। वो उसको बताती है अपने एक ड्रीम के बारे में जो कि उसने देखा था और उसका उससे वो मीनिंग पूछती है। मतलब कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में जो कुछ भी देखा था वो असल में केसी का एक नाइटमेयर था। अब रोमी उसको किसी किताब से देखकर थोड़ा बहुत कुछ बताती है और केसी जो कि बेबी सिटिंग के लिए आई हुई थी उसको कुछ आवाज़ें आती है और वो कॉल को कट कर देती है। केसी यहाँ पर मैटी नाम के बच्चे की बेबी सिटिंग करने के लिए आई हुई थी और उसको उसकी आवाज़ें आती है कि मिरर डोरवेज होते हैं और केसी उसको चेक करने जाती है तो मैटी अपनी न्यू बॉर्न सिस्टर को मिरर दिखा रहा होता है और वो वही बातें बोलता है कि मिरर डोरवेज होते हैं और वो ये बात बोलता रहता है। फिर वो केसी से बोलता है कि जंपी भी पैदा होना चाहता है और वो फिर केसी पर उस मिरर को मार देता है। कुछ ही टाइम के बाद मैटी के पेरेंट्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और केसी अपने घर चली जाती है जिसको कुछ खास चोट नहीं आई थी। घर पर केसी अपने फादर गॉर्डन के साथ में रहती थी और केसी की मदर की काफ़ी टाइम पहले ही डेथ हो चुकी थी जिन्होंने असल में सुसाइड कर लिया था, जिसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। अब केसी अपने रूम में जाती है और वॉशरूम में होती है कि तभी उसको मिरर के पीछे से कुछ हलचल दिखाई देती है। केसी उस मिरर को चेक करती है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था और वो सोने चली जाती है, जिसके बाद में हम मिरर पर होती हुई हलचल को देख पाते हैं। अब अगले दिन केसी अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही होती है जहाँ पर अंडे के अंदर से एक बग भी बाहर आती है और केसी इससे थोड़ी सी परेशान हो जाती है। अब तभी केसी अपने कॉलेज में होती है अपने बॉयफ्रेंड मार्क और रोमी के साथ में, जहाँ पर रोमी उसको बताती है कि न्यूबॉर्न बच्चों को 1 साल पहले मिरर दिखाने से उनकी डेथ हो जाती है जो कि एक सुपरस्टिशन माना जाता है। पर रोमी तो बिलीव करती है लेकिन मार्क और केसी इस चीज़ को मजाक में लेते हैं। केसी अब अपनी क्लास में होती है जहाँ पर उसको थोड़े से चक्कर आने लगते हैं और उसको बोर्ड पर लिखा हुआ दिखाई देता है कि जंपी भी पैदा होना चाहता है और अपने पास केसी को एक बग दिखाई देता है जिससे वो परेशान होकर क्लास से बाहर चली जाती है। केसी अब बात लेने जाती है और रोमी से बात करते टाइम रोमी उसको बताती है कि केसी की आंखों का कलर थोड़ा चेंज हो गया है। केसी अब डॉक्टर से कंसल्ट करने जाती है और डॉक्टर ये बताते हैं कि पिगमेंटेशन नॉर्मल हो सकती है और वो उसका टेस्ट करने के लिए केसी की आईज की डिजिटल पिक्चर्स ले लेते हैं। केसी अब मार्क के साथ में घर जा रही होती है जहाँ पर वो मार्क को अपने साथ घर पर रुकने का बोलती है क्योंकि केसी के डैड टाउन से बाहर गए हुए थे। केसी को अब रास्ते में फिर से वही ड्रीम वाला लड़का दिखाई देता है जो कि सडनली गायब हो जाता है और केसी इससे थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। रात को घर पर केसी और मार्क इंटीमेट होते हैं और फिर वो बात करते हैं जहाँ पर केसी अपनी मदर के बारे में बताती है और हम फ्लैशबैक भी देख पाते हैं जहाँ पर केसी की मॉम मेंटल हॉस्पिटल में थी और उनकी आंखों का कलर भी चेंज हुआ था और उस दिन उनको अपनी रियल बर्थ मदर के बारे में पता चला था क्योंकि वो एडॉप्टेड थी और लेटर ऑन समडे उन्होंने सुसाइड कर लिया। केसी वॉशरूम जाती है जहाँ पर फिर से मिरर हलचल करने लगता है और केसी उसको ओपन करती है तो उसमें उसका वही ड्रीम वाला लड़का जो होता है उसको हॉन्ट करता है जिससे केसी बहुत डर जाती है और मार्क आकर उसको संभालने लगता है। मार्क मिरर के पीछे भी चेक करता है लेकिन उसको वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता और केसी उस मिरर को निकाल कर अलग रख देती है। अब अगले दिन केसी जॉगिंग पर जाती है और उसको पता चलता है कि मैटी की न्यू बॉर्न सिस्टर की डेथ हो गई है। जी हाँ, खैर इसके बाद में केसी अब डॉक्टर के पास में जाती है जहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि केसी की आई की पिगमेंटेशन एक्चुअली में ट्विंस के साथ में होती है जहाँ पर ट्विंस का ब्लड आपस में एक्सचेंज हो जाता है। लेकिन केसी ये बोलती है कि वो तो सिंगल चाइल्ड ही है तो ऐसा कैसे हो सकता है। केसी अब अपने फादर के पास में जाती है और उनसे अपने ट्विन होने वाली बात का बोलती है जिस पर वो ये बताते हैं कि केसी ट्विन ही होने वाली थी जिसका एक भाई भी था लेकिन केसी का जो अम्बिलिकल कॉर्ड था वो उसके गले में ही फंसने से उसकी पेट में ही डेथ हो गई थी, यानी कि उसके भाई की, जिसे सुनकर केसी और भी ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। उसको ये सब पता ही नहीं था और उसको लगता है कि उसकी मदर ने इसलिए ही सुसाइड किया होगा। अब अम्बिलिकल कॉर्ड यहाँ पर वो होती है जो कि माँ को बच्चे से कनेक्ट करती है जो कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब केसी के फादर उसको एक और शॉकिंग बात बताते हैं कि उन्होंने अपने होने वाले बच्चों के लिए निकनेम्स भी सोचे थे जिसे सुनकर केसी और भी ज़्यादा टेंशन में आ जाती है क्योंकि ये नाम वो पहले भी देख चुकी है। अब केसी अपने घर पर जाती है जहाँ पर उसको अपनी मदर का पुराना सामान मिलता है जिसमें कुछ ओल्ड टेप्स थी और कुछ फोटोज़ और न्यूज़पेपर कटिंग थी। केसी को न्यूज़पेपर कटिंग में एक लेडी सोफ़ी के बारे में पता चलता है और सोफ़ी की प्रेगनेंसी के टाइम की पिक्चर भी मिलती है
जिसमें सोफी के साथ वही लड़का खड़ा था जो कि केसी को अपने ड्रीम्स में दिखाई देता है। केसी अब रोमी के साथ में सोफी से मिलने जाती है एक ओल्ड एज होम में, जहाँ पर सोफी केसी को देखते ही बोलती है कि केसी ट्विन थी, क्योंकि सोफी ऐसी चीज़ें फील कर पाती थी। केसी सोफी से अपनी मदर के बारे में पूछती है, जिस पर सोफी बोलती है कि वो उसको नहीं जानती, यानी कि उसकी माँ को। और केसी सोफी को सोफी का पिक्चर दिखाती है जिसके साथ में वही लड़के की स्पिरिट खड़ी हुई थी, जिसे देखकर अचानक से सोफी बहुत घबरा जाती है। केसी को वो वहाँ से भगा भी देती है। अब इसके बाद में केसी अपने फ्रेंड्स के साथ में क्लबिंग जाती है ताकि वो थोड़ा सा एंजॉय कर सके और हल्की फील कर सके। लेकिन यहाँ पर केसी की हालत और ख़राब होने लगती है और उसको वही ड्रीम वाला बच्चा दिखाई देता है, जिससे केसी काफ़ी डर जाती है। केसी वॉशरूम के अंदर जाती है जहाँ पर उसको वॉमिटिंग होने लगती है और उस बच्चे की स्पिरिट वहाँ भी आती है और केसी को हॉन्ट करने लगती है। यहाँ पर अब हर जगह से बहुत सारे बग्स और ब्लड आने लगते हैं, जिससे केसी बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और उसको अपनी मदर की स्पिरिट भी दिखाई देती है। और केसी अब तक बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी। तभी मार्क और रोमी आकर उसको संभालते हैं। घर जाकर केसी सो जाती है और नाइटमेयर में उसे वही लड़का दिखाई देता है जो कि उसके पेट को टॉर्न कर रहा था, यानी कि फाड़ रहा था, और वो डर जाती है, जिससे केसी की नींद टूट जाती है। उसको तभी सोफी का कॉल आता है और सोफी उसको अर्जेंटली मिलने के लिए बुलाती है। केसी सोफी के पास में जाती है और सोफी उसको बताती है कि वो उसकी ग्रैंड मदर मतलब कि नानी है। अब सोफी आगे बताती है कि उसकी फ़ोटो में जो स्पिरिट दिखाई दे रही है वो कोई और नहीं बल्कि सोफी का भाई पार्थो है। सोफी आगे कहानी बताती है जिसका फ्लैशबैक हम देख पाते हैं, जहाँ पर नाजिस जो थे वो ट्विंस पर एक्सपेरिमेंट किया करते थे ताकि वो जेनेटिक्स के ऊपर रिसर्च कर सके। नाजिस यहाँ पर अपना ही एक अलग फार्मूला निकाल रहे थे। सोफी और बार्थो को भी नाजिस ने पकड़ लिया था और बार्थो पर एक्सपेरिमेंट होने लगे। बहुत सारे बच्चों पर एक्सपेरिमेंट होते थे जो कि बहुत ही पेनफुल थे, जिससे उन बच्चों की मौत हो जाया करती थी। और बार्थो भी एक ऐसे ही एक्सपेरिमेंट में मारा गया था। लेकिन 2 ही दिन बाद वो जाग जाता है, यानी कि सोफी और बार्थो यहाँ पर ट्विंस हुआ करते थे। खैर बार्थो के जिंदा होने के बाद में वो नॉर्मल नहीं था और सोफी ये चीज़ समझ जाती है कि वो ईवल है और उसने ही बार्थो को खुद मार दिया। अब उसके बाद में सबसे ज़्यादा शॉकिंग चीज़ आती है, यानी कि असली राज खुलता है। सोफी ये बताती है कि बार्थो के अंदर असल में एक टी-बुक ने कब्जा कर लिया था जो कि खुद को इस दुनिया में लाना चाहता था। और बार्थो के मरने के बाद में वो कुछ टाइम तक शांत हो गया, क्योंकि डी-बुक को बहुत वक्त लगता है अपनी पावर जोड़कर हम तक आने में। सोफी आगे बोलती है कि डी-बुक ऐसी स्पिरिट होती है जिनको हेवन में जाने से रोक दिया जाता है और वो बीच में फंस कर रह जाते हैं। साथ ही केसी को दिखने वाले बग्स, डॉग्स, ये सब उस डी-बुक के द्वारा यूज़ किए जाने वाले एनिमल्स हैं, जिनसे इनिशियल स्टेज पर डी-बुक अपने पावर्स बढ़ाता है, यानी कि बेसिकली वो पावर के ऊपर जीता है। सोफी किसी से बोलती है कि तब सोफी ने उस डी-बुक को मार दिया था, बट वो वापस आ रहा है और वो केसी के पीछे है, क्योंकि डी-बुक ट्विंस को यूज़ करता है और केसी का भाई नहीं रहा, इसलिए डी-बुक केसी के पीछे है। और यही रीज़न है कि मैटी की बहन को इस डी-बुक ने मार दिया था अपनी पावर को बढ़ाने के लिए। और असल में हुआ ये था कि ये सच जो था वो केसी की माँ को पता चल गया था और अब केसी को डी-बुक से बचकर भागना हो और अपने घर के मिरर्स को भी किसी को तोड़ना होगा, क्योंकि मिरर्स का यूज़ करके ही डी-बुक अपना शिकार करता है। और इसलिए ही मैटी यहाँ पर बार बार ये बोल रहा था कि मिरर डोरवे होते हैं, यानी कि पोर्टल जिनको कहा जाता है। सोफिया अब केसी को एक रब्बी के पास जाने के लिए बोलती है जिनका नाम जोसेफ सैंडक होता है। उनका ये कहना था कि वो उसकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जीविश एक्सोर्सिज्म करना होगा जो कि एक रब्बी ही कर सकता है। केसी अब रबी सैंडक के पास में जाती है और उनको वो बुक दे देती है जिसमें डी-बुक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी। लेकिन रब्बी यहाँ पर ये बोलते हैं कि उनको इन सब में भरोसा तो है नहीं, लेकिन वो केसी के लिए इस किताब को ज़रूर पढ़ेंगे। केसी अब अपने घर जाती है और वहाँ पर लगे हुए सारे मिरर्स को तोड़ देती है। केसी अब अपने मदर के टेप्स को देखती है जिसको उसने पहले भी देखा था और उस पर इस बार केसी को वही मास्क डॉग दिखाई देता है और बार्थो की स्पिरिट भी हॉन्ट करती है। और ये जगह वही जगह है जहाँ पर केसी की मदर ने सुसाइड किया था। खैर अगले सीन में केसी से मिलने रोमी आ रही होती है कि तभी मैटी रोमी की कार से टकराता है, लेकिन शॉकिंगली उसको कुछ भी नहीं होता। मैटी वही है जिसने अपनी बहन को मार दिया था और वो रोमी से बोलता है कि वो केसी की हेल्प ना करे, नहीं तो मारी जाएगी। मे बी यहाँ पर उसके अंदर डी-बुक होगा, तभी तो उसको कुछ भी नहीं हुआ। रोमी केसी के घर जाकर उसको ये सब बताती है और बोलती है कि वो केसी को अकेला नहीं छोड़ेगी। अब इसी बीच होता ये है कि सोफी पर स्पिरिट अटैक करती है और उसको भी जान से मार देती है। अब अगले दिन सोफी से मिलने के लिए केसी जब जाती है तो उसको सोफी की डेथ के बारे में बहुत ही दुख होता है और उसको सोफी का एक लेटर मिलता है
उस लेटर में ये लिखा हुआ था कि ये डी बुक केसी को कमज़ोर करने की कोशिश करेगा और केसी को उस डी बुक से बचने के लिए जल्द ही अपना एक्सोर्सिज्म करवाना होगा। केसी बहुत ही दुखी थी और समझ गई थी कि ये डी बुक उसके आसपास के सारे लोगों को उससे छीनना चाहता है ताकि वो उसको ईजिली पजेस कर सके। बेसिकली वो उसकी एनर्जी पर फीड करना चाहता था। खैर थोड़ी देर बाद में रोमी और केसी वीडियो चैट कर रही होती है और अचानक से उसे रोमी के रूम में मिरर में उसे बार्थो का रिफ्लेक्शन दिखता है, यानी कि वो डी बुक अब रोमी को मारने आया था। केसी अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और रोमी के घर जाने को बोलती है और इधर अपने घर पर रोमी नीचे जाती है डोरबेल आंसर करने के लिए और वहाँ पर मैटी एक नाइफ लेकर खड़ा हुआ था और वो उसको नाइफ से मार देता है। अब नाइफ से मारने के बाद वो उसका पीछा करता है, लेकिन तभी वहाँ पर केसी और उसका बॉयफ्रेंड आ जाते हैं। लेकिन अब तक रोमी की डेथ हो गई थी। अब तभी डी बुक मैटी के शरीर से निकलकर रोमी के डेड शरीर में एंटर कर जाता है और ये देखकर मार्क और केसी वहाँ से भागते हैं मैटी को लेकर। केसी अब रब्बी सैंडेक से मिलने जाती है और वहाँ पर रब्बी केसी और मार्क को प्रीस्ट आर्थर से मिलवाते हैं, जो कि केसी के एक्सोर्सिज्म में रब्बी का साथ देंगे। अब अगली सीन में हमको रब्बी, आर्थर और बाकी के कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कि इस एक्सोर्सिज्म को परफॉर्म करने वाले थे, क्योंकि यहाँ पर टोटल 10 लोग यूज़ होते हैं और ये सब लोग उसी जगह पर आते हैं जहाँ पर केसी की मदर ने सुसाइड किया था, क्योंकि वहीं से ये सब शुरू हुआ है। खैर रब्बी सैंडेक्स सबको एक्सोर्सिज्म के रूल्स और बाकी चीज़ें समझाते हैं और केसी का एक्सोर्सिज्म शुरू करते हैं। सब लोग अब एक्सोर्सिज्म के राइट्स पढ़ने लगते हैं और केसी अपने नाइटमेयर्स में जाने लगती है और कुछ ही देर के बाद में बार्थो की स्पिरिट वहाँ पर आ जाती है और बहुत ही ज़्यादा हलचल होने लगती है। बार्थो सबको दूर फेंकने लगता है और कुछ लोगों की जान भी चली जाती है। मार्क अब केसी को लेकर वहाँ से भाग जाता है और बार्थो यहाँ पर प्रीस्ट आर्थर को पोसेस करके उससे केसी का पीछा करवाता है और उसको पकड़कर जान से मारने लगता है। लेकिन मार्क आर्थर को बेहोश करके केसी को बचा लेता है। केसी अब मार्क के साथ बाहर जाने लगती है, लेकिन वो देखती है कि मार्क को डी बुक ने पोसेस कर लिया है और पोजीशन में मार्क केसी को मारने आता है। मार्क केसी को मारने ही वाला होता है, लेकिन रब्बी सैंडेक वहाँ पर लास्ट राइट्स पढ़ने के लिए आ जाते हैं और केसी भी बाकी के राइट्स उनके साथ में पढ़ने लगती है और डी बुक स्पिरिट जो होती है वो मार्क का शरीर छोड़कर इस दुनिया से चली जाती है। लेकिन मार्क नीचे गिर जाता है जिससे उसकी भी डेथ हो जाती है और केसी इससे पूरी तरह टूट जाती है। बेसिकली डी बुक यहाँ पर उसकी स्पिरिट को भी अपने साथ ले गया एनर्जी के रूप में। अब मूवी के आखिरी सीन में केसी जॉगिंग कर रही थी और उसको कुछ बातें याद आती है। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि केसी भी मार्क से प्रेग्नेंट हो गई थी और उसको भी ट्विन बच्चे होने वाले थे। साथ ही सोफी ने ये बताया था कि ये डी बुक उनके ब्लड लाइन से जुड़ा हुआ है और वो अभी तक उनके पास आने की कोशिश कर रहा है और ब्लड लाइन से जुड़े होने का मतलब ये है कि डी बुक दोबारा वापस ज़रूर आएगा और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।